हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 164 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 165 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपको इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में पारित प्रमुख समाज सुधार विधान का विवेचन कीजिए और उन उपायों के प्रति भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया का परीक्षण कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, 19वीं शताब्दी का दौर विश्व में पुनर्जागरण, प्रबोधन और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। भला इससे भारत कैसे अछूता रह सकता था। और इसी भावना से ओतप्रोत युग प्रवर्तकों का भारत में भी जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी कठिन मेहनत और सामाजिक बहिष्कार जैसी विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए भी सदियों से व्याप्त कुप्रथाओं, सती प्रथा, जाति प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा आदि के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और ब्रिटिश सरकार से भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ कानूनों को लागू करवाने में भी सफल रहे, जैसे कि सती उन्मूलन अधिनियम, दास प्रथा रोक अधिनियम 1833, बाल विवाह अधिनियम 1872, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, ठगों का उन्मूलन आदि। इन सब का परिणाम यह रहा कि राजा राम मोहन राय के बाद सामाजिक सुधारों हेतु एक जन चेतना का प्रसार होता चला गया और नई नई संस्थाएं निकल कर आने लगी, जिन्होंने सामाजिक चेतना और रूढ़िवादी कुप्रथाओं के खिलाफ और महिलाओं की समाज में स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु जन जन तक अपनी शिक्षाओं को पहुंचाया। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे कि सामाजिक सुधारवादी संस्थाएं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, परमहंस सभा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आर्य समाज। हालांकि इन संस्थाओं समाज सुधारकों सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद आदि द्वारा किए गए प्रयासों से हमें कहीं हद तक सामाजिक विकास उन्नति देखने को मिली, लेकिन हमें वर्तमान परिदृश्य में भारतीय समाज के विकास के द्वितीय चरण हेतु ऐसे ही सुधारों की आवश्यकता है। देखिए, वास्तव में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है ना, उसमें आपने बस कुछ ही बिंदु बताए हैं प्रश्न की मांग के अनुरूप। बाकी आपने कहानी को अपनी शब्दावलियों से गढ़ने का प्रयत्न किया है। यूपीएससी में ऐसे जब प्रश्न आते हैं आपके पास, तो इसमें कहानियां हमें कम गढ़नी चाहिए और हमें यहाँ पे तर्क और तथ्य का उपयोग करते हुए प्रश्न की मांग के अनुरूप अपने उत्तर को लिखना चाहिए। जैसे सिंपल सा प्रश्न है, आपसे पूछा है कि 19वीं शताब्दी में पारित प्रमुख समाज सुधार विधान कौन से थे। ध्यान देना, आपसे पूछा है कि 19वीं शताब्दी में वो कौन से कानून थे जो सोशल रिफॉर्म के लिए पारित किए गए थे। तो आप वो कानून बता दो, जो 4 से 5 कानून हैं कि सती प्रथा अधिनियम 1829 अर्थात 1829, दास प्रथा अधिनियम 1843। अब आपने देखो यहाँ पे एक गलती की है, एरर है, धोखे में आपसे हो गई। ये दास प्रथा रोकथाम अधिनियम 1833 है ना, ये 1833 वास्तव में ब्रिटेन में आया था। क्लियर। इंडिया में 1843 में आया था, एलन बरू के टाइम पीरियड पे। एलन बरू को आप पढ़ते हो खासतौर पर सिंध विलय को लेकर और पंजाब रियासत को लेकर, समझ गए। तो यहाँ आप सही कर लीजिएगा, ये 1843 है, 1833 वास्तव में ब्रिटेन का है। क्लियर। फिर बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1872। क्लियर। आप यहाँ पे इसको ये जो बाल विवाह अधिनियम रोकथाम है ना, यहाँ पे आपको नेटिव मैरिज एक्ट वाला 1872 का लगाना है। ये भी, हाँ आपने 1872 किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसका नहीं किया, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम 1870 का। क्लियर। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो आपने 3 से 4 अधिनियम अब देख लिए। अब इन्हीं का आपको विवेचन करना है। विवेचन का मतलब क्या, कि कितनी सती महिलाओं को रोका जा सका, मतलब कितनी महिलाओं को सती होने से रोका जा सका। तो काफ़ी कम सफलता हाथों में लगी। साथ ही जो विधवा पुनर्विवाह है, आपने सर उसका नहीं लिखा, यहाँ पे उल्लेख किया 1856 का, उसे भी आप लिखिए यहाँ पे।
तो 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में लिखे कि किस तरीके से ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास तो काफ़ी हुए, किंतु पूरे उस समय की 19वीं शताब्दी में लगभग 30 से 40 महिलाओं का ही विधवा पुनर्विवाह हो पाया। क्लियर। आप फिर इसको लिखो कि बाल विवाह जो ये था इसको हम कितना रोक पाए, काफ़ी कम रोक पाए, इसीलिए आगे चलकर फिर से कई सारे शारदा एक्ट आता है। तो ये इनकी विफलता का परिणाम था। और इसके अलावा ये अधिनियम तब और अप्रासंगिक हो गए जब 1857 का विद्रोह हो गया। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह का एक सहायक कारण ये अधिनियमों का पारित होना भी था। कारण ये था कि भारतीय समाज में दो वर्ग थे, एक थे रूढ़िवादी और एक थे आधुनिकतावादी। रूढ़िवादी और आधुनिकतावादी का ये बिल्कुल भी मत मंतव्य निकालिएगा कि वो लोग आधुनिकता नहीं चाहते थे, चाहते थे आधुनिकता, लेकिन वो ब्रिटेन की आधुनिकता नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन की आधुनिकता में शोषणवादी चरित्र निहित था। क्लियर। तो इसीलिए आप देखोगे 1857 का जब विद्रोह होता है तो उसमें मध्य वर्ग शांत रहता है, क्योंकि वो औपनिवेशिक चरित्र को नहीं समझ पाता है ब्रिटेन के। और जबकि जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ये समझते हैं कि भाई आप 1813 का अधिनियम से हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन ला रहे हो और आप ये सारे रिफॉर्म इसलिए कर रहे हो ताकि मॉडर्निटी आ सके, और आधुनिकता आने के साथ ही जब आधुनिकता आ जाएगी तो ये लोग आपके अनुयायी हो जाएंगे और आपके बनाए हुए कपड़ों वस्त्रों को परचेज करेंगे, जिससे आपका ट्रेड बूस्ट होगा। क्लियर। अर्थात आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा कि जो हाड़ मास से तो भारतीय होगा बट उसका ब्रेन जो होगा, उसके जो विचार होंगे, उसकी जो सोचने की क्षमता होगी वो ब्रिटिश सरकार की होगी। अर्थात वो ब्रिटेन के प्रति अधीन होगा, जिससे ब्रिटेन की साम्राज्य की जो शक्ति है वो और मजबूत होगी। उनका ये मतलब है, और इसी को आप पढ़ते हो प्राच्यवादी और आंग्लवादी डिस्कोर्स को लेकर। क्लियर। तो आपको ऐसे ही इस प्रश्न को लिखना है। और आप यहाँ पे जब बाल विवाह का लिखते हो तो आप सोचिए कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की बात करने वाले थे केशव चंद्र सेन, काफ़ी डटकर विरोध किया, किंतु जब मौका आया तो अपनी ही मतलब बेटी का विवाह, 13 साल की बेटी का विवाह कूच बिहार के नरेश के साथ कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये उतना प्रासंगिक ही नहीं रह पाया। समझ गए। दास प्रथा रोकथाम की तो बात हुई, लेकिन फिर भी दास प्रथा की जगह पे बेगारी कराई जाने लगी, वो भी एक तरह का नया टाइप हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये भले अधिनियम पारित कर दिए गए, लेकिन 1857 के बाद इनके प्रति उदासीनता बरती जाने लगी, क्योंकि इनको ये लगा कि भारतीय जो नेताओं में जो रूढ़िवादी व्यक्तित्व है वो इसका विरोध कर रहे। फिर आगे चलकर कई सारे अधिनियम आते हैं, खासतौर पर 20वीं शताब्दी में वो रिफॉर्म लाते हैं। आपको ऐसे इनको बताना, विवेचना करनी, आपको इतनी कहानी नहीं बतानी। देखो कहानी जब हम बताते हैं ना तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आप हमें गोल गोल घुमा रहे हो और आप हमें प्रश्न के मूल मंतव्य तक नहीं ले जा पा रहे। यानी कि आपको उस प्रश्न के प्रति तथ्यों और तर्कों का संकलन आपके पास नहीं है, आपके पास सूचना का अभाव है, इसीलिए आप हमें एक लबादेदार कहानी से प्रेरित कर रहे हो। आप इन चीज़ों को विश्लेषण में डाल सकते हो, लेकिन आप इनको प्रश्न की स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते। समझ गए। दूसरी बात, आपने जैसे ये बात लिखी ना, 19वीं शताब्दी का दौर विश्व में पुनर्जागरण और प्रबोधन और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। विश्व में पुनर्जागरण और प्रबोधन आपको अच्छे से पता है कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास तक शुरू हो चुका था, और इसी की परिणत आगे चलती है फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकी रेवोल्यूशन में। क्लियर। अर्थात 18वीं शताब्दी तक ये सारी चीज़ें दौर हो जाते हैं। हाँ, इनकी प्रेरणा वास्तव में भारत तक आ गई। तो आप इस लाइन को थोड़ा और अमेंड करके लिखिए कि 19वीं शताब्दी का दौर विश्व में हुए पुनर्जागरण और प्रबोधन से भी प्रेरणा प्राप्त कर रहा था। इसमें भारत क्यों अछूता रह पाता, अर्थात भारत भी उन आधुनिकता, उन वैज्ञानिक परक विचारों का समर्थन कर रहा था जो उस समय विश्व में 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान घटनाओं में घटित हुए। ऐसे आपको इसका बताना है। हालांकि आपको ये बताने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। आपको सबसे पहले जो बताना है वो यही बताना है कि कौन कौन से अधिनियम पास हुए, और जब आप इसको बताएंगे तो आप ऐसे बताएंगे कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ही कई सारे भारतीय समाज सुधार के रूप में सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रमुखता प्रदान की, जिसके साथ कंपनी के साथ में मिलकर उन्होंने कई सारे अधिनियमों को पारित करवाया, जिसमें निम्न है।
अब आप बता दो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। क्लियर। अब नीचे आप इसका विश्लेषण करो, किंतु गहराई से देखें तो उपयुक्त अधिनियमों में से चाहे वो सती प्रथा की बात हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह की बात हो, चाहे दास प्रथा की बात हो, अब यहाँ पे 3 को एक साथ लेना ताकि विश्लेषण करने में दिक्कत ना हो। क्लियर। इनकी बात हो तो ये पारित तो हो गए, लेकिन समाज में इनको अपनाए जाने में अभी उतनी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता नहीं थी। अर्थात 1857 के विद्रोह के पहले तक केवल और केवल 30 से 40 महिलाओं को ही लगभग सती प्रथा से रोका जा सका। क्लियर। तो वहीं जब हम देखते हैं कि बाल विवाह का विरोध करने वाले केशव चंद्र सेन ने जब अपनी बेटी का विवाह 13 वर्षीय बेटी का विवाह कूच नरेश बिहार से कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि इसकी प्रासंगिकता और अप्रासंगिक हो गई। अर्थात कई सारे समाज सुधारक भी इन सुधारों के प्रति अपना मुखर रवैया नहीं अपना पाए समाज के उस डर से। समझ गए। ऐसे आप बताओगे तो आपका उत्तर ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। और यहाँ पे जब आपने ये निष्कर्ष दिया कि हमें वर्तमान परिदृश्य में, तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष ऐसे देना है कि उपयुक्त जो सुधार थे या उपयुक्त जो कानून थे या उन वर्षों में जो कानून आए थे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, आज भी वो कानून विद्यमान है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं समाज के किसी न किसी कोने में हमें आज भी बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह या सती को लेकर उपेक्षा के भाव नजर आते हैं। ये बात अलग है कि उनका प्रारूप बदल गया है, उनका रूप बदल गया है। क्लियर। और फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हाँ, इनमें भी अभी सुधार की आवश्यकता है, तभी आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। आपको इतनी संस्थाओं का भी नाम नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पे संस्थाओं को भी पूछा ही नहीं है। आप एक दो संस्थाओं का नाम जिक्र कर सकते हो, लेकिन डिटेल से देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना आंसर राइटिंग करते समय, कि हमसे जो पूछा है हमें वो देना है, जो हमसे नहीं पूछा है उसे हमें नहीं देना है किसी भी हाल में। इस टॉपिक के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल है और आपने कोशिश किया कि हम उस सारे मटेरियल को इसी प्रश्न में डाल दें, तो वो नहीं करना है। क्लियर। बाकी रही बात इस टॉपिक की और गहनता को लेकर, इसकी और व्यापकता को लेकर, साथ ही इसके आए हुए बैक ईयर में जितने भी प्रश्न हैं उन सबको सॉल्व करने को लेकर, तो ऑलरेडी हम मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री ऑप्शन की क्लासेस शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्द हम उसमें इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो हम आपको वहाँ पे बताएंगे कि कैसे आपको इन टॉपिक्स पे अपनी कमांड बनानी है, कैसे प्रश्न के उत्तर को लिखना है और कैसे फ्रेमिंग करनी है। क्लियर। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।